अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फराह शमीम और आप देख रहे हैं कैनेडियन मोज़ैक। ये हमारा ओंटारियो इलेक्शंस की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमारे पास जो एजेंडा है उसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताऊँगी कि ये ओंटारियो इलेक्शंस कब से शुरू हुए, क्या उनका बैकग्राउंड है और किस तरह से कब-कब इलेक्शंस होते हैं। और दूसरा मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहूँगी कि जो शायद आपके ज़हनों में हों अमूमी नेचर के इलेक्शंस के बारे में कि कल इलेक्शन डे है जैसे कि आपको आपको पता है कि जून 2nd थर्सडे को इलेक्शन डे है। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस दिन या अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं जो कि हो सकता है कि जिनको मैं आंसर कर सकूं ड्यूरिंग दैट सेशन। उसके दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा इस मीटिंग का उसमें मैं आपकी मुलाकात 2 एमपीपी कैंडिडेट से करवाऊंगी। एक आयशा जहांगीर हैं जो इटोबिकोक नॉर्थ से एनडीपी के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ी हैं और दूसरे हैं ब्रायन क्रॉम्बी जो मिसिसागा लेक शोर एरिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि उनकी पार्टी का क्या नाम है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं है और क्या स्पेशलिटी है उनकी पार्टी की और किस तरह वो बाकी पार्टी से डिफरेंट है। तो उनकी पार्टी का नाम भी उन्हीं से पूछेंगे कि वो क्या है। और उसके बाद हमारा जो थर्ड सेशन होगा आज की सीटिंग में उसमें जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अली डोगर साहब उनको हमने इनवाइट किया हुआ है और उनसे पूछेंगे कि किस तरह इलेक्शंस को वो देख रहे हैं और कल कौन विनर हो सकता है। तो चलें जी बढ़ते हैं अपने पहले यूनिट की तरफ, पहले सेशन की तरफ। लेकिन शुरू करने से पहले जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, आज फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर आप प्लान करें कि कल आपने वोट डालने जाना है। प्लानिंग का क्या मतलब है कि जैसे आज अभी आप घर में बैठे हुए होंगे, डाइनिंग टेबल पे हैं या अदरवाइज़ आप घर में बात करें कि कल इलेक्शंस हैं तो कितने बजे हमें जाना चाहिए? मॉर्निंग में जाना है या शाम में जाना है? कब फ़ारिग हैं घर वाले? क्या घरवालों के साथ जाना है या आपने हर बंदे ने घर के अंदर से अलग-अलग जाना है? ये भी हो सकता है कि 2 घर में वोट हों, ये भी हो सकता है घर में 2 से ज़्यादा वोट हों। बहुत सारे घरों में जो बच्चे 18 साल के अभी रिसेंटली हुए हैं वो दे माइट बी गोइंग फॉर फॉर वोटिंग और दे माइट बी हैविंग दिस एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको भी ये एक उनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट to participate in the voting system and um, this is the only way we can raise our voices and our voices can be heard. That's what I think for now. लेकिन जो हमारे पैनलिस्ट हैं या जो हमारे एमपीपी कैंडिडेट्स हैं उनसे भी इन चीज़ों के बारे में भी राय लेंगे थोड़ी बहुत कि वो क्या समझते हैं कितना रिलायबल है ये जो इलेक्शन सिस्टम है। लेकिन ज़रूर आज आप बात कीजिएगा घर में और ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि कल की आपके ज़हन में प्लानिंग आज ही रात को हो कि आपने कितने बजे वोट डालने जाना है। जस्ट अ रिमाइंडर कि वोट जो है वो 9 बजे शुरू होगा सुबह और शाम 9 बजे तक रहेगा। दरमियान में हमारी जो है नशियात ये वाली, यहाँ पे भी हम 7 बजे आपके साथ लाइव होंगे और आपके साथ डिस्कस भी कर रहे होंगे और आपको रिजल्ट्स भी दे रहे होंगे इलेक्शंस के बारे में। तो हम 7 बजे से लेके 11 बजे तक यहाँ बैठे होंगे, आपके साथ होंगे और इकट्ठे जो वोट्स जब काउंट हो रहे होंगे या जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, वो डायरेक्ट हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरा पहला सेगमेंट है कि मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड दूँ कि ओंटारियो इलेक्शंस जो हैं वो कब से स्टार्ट हुए हैं। तो बेसिकली इनका स्टार्ट हुआ था 1867 में। तो उस टाइम पे पहला सूबाई इलेक्शन हुआ था ओंटारियो का और अभी जो कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो 43rd है इन दिस सीरीज़। तो 43rd इलेक्शन होने जा रहा है और आप ये देखें कि हर 4 साल के बाद टाइम पे इलेक्शंस हो रहे हैं थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस टाइम पीरियड। So it's more than a century since these elections have been started और माशाल्लाह से वो इसी तरतीब से चलते जा रहे हैं।
अच्छा, आपके ज़हन में सवाल होगा कि 1867 में अगर पहला इलेक्शन हुआ तो किसने जीता वो पहला इलेक्शन? तो पहला इलेक्शन जीता गया था जी, ये जो हमारे पीसीज़ हैं, जो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स हैं, इन्होंने पहला इलेक्शन जीता था। लेकिन इससे हमें इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीसीज़ ने पहला इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन उनकी कारकर्दगी शायद ऐसी नहीं थी कि लोग इम्प्रेस होते। और उसके बाद 9 कंसेक्यूटिव जो इलेक्शंस थे, वो लिबरल्स ने जीते। वाओ! 9 कंसेक्यूटिव इलेक्शंस। तो और वो उन्होंने जो सूबाई असेंबली थी, उसको रेड पेंट किया फॉर 36 years, इमेजिन। ओके, उसके बाद 1905, जो अर्ली 20th सेंचुरी, वहाँ पे फिर जो प्रोविंशनल असेंबली थी उसको ब्लू पेंट किया गया, और पीसीज आ गए, प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये आंख मचोली का सिलसिला चलता रहा। कभी लिबरल्स आ जाते, कभी पब्लिक पीसीज आ जाते। अब सवाल ये है कि कौन सबसे ज्यादा दफा हुकूमत में रहा, ओंटारियो हुकूमत में रहा। तो अगर आप डेटा देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि 24 टाइम्स प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स वो पार्लियामेंट में रहे, और अगर कल फिर वही जीत जाते हैं तो ये उनकी 25th विक्ट्री होगी। और जो लिबरल्स हैं ऑन द अदर हैंड, वो 16 टाइम्स दे वर एबल टू विन द इलेक्शंस। इसके साथ फिर अगर आप जमा तफरी कब आप कर लें कि 43rd पार्लियामेंट जो है वो बनने जा रही है, और 24 एंड 16 कितने हैं, तो 2 रह जाते हैं उसमें, तो वो तो कौन जीता, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एनडीपी ने एक इलेक्शन जीता हुआ है, सो दैट्स अ गुड न्यूज कि देयर वाज अ थर्ड पार्टी हु आल्सो appeared in the parliament at least once। और एक दफा एक और का नाम है वो शायद फार्मर्स समथिंग, उनकी फेडरेशन थी या फार्मर्स का कोई यूनियन थी, वो एक दफा जीत पाए। अब ये जो पीसी का नाम है, इवन ये जो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स हैं, ये नाम भी, या लिबरल्स का जो करंट नाम है, ये भी नाम बहुत दफ़ा चेंज हुए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें ऐड की, सब्ट्रैक्ट की। कभी कोई लिबरल कंजर्वेटिव बन गया, कोई कंजर्वेटिव लिबरल बन गया, कुछ इस तरह से मिक्स मैच करते 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 आज इनका जो करंट नेम है वो दैट्स व्हाट you have right now। So that was very interesting, when I looked at all of this history, it was interesting to see। You see on the screen as well कि current times में, चलें olden times में जो हुआ, अर्ली 19th सेंचुरी में जो हुआ, वो तो उस टाइम की स्टोरी है। अभी आप देखें कि ये करंट टाइम्स में क्या डेटा नजर आ रहा है कि लास्ट टाइम 2018 में तो पीसीज ने हुकूमत बनाई, लेकिन उससे पहले 4 दफा लिबरल्स हुकूमत में रहे हैं। और एनडीपी का डेटा तो बिल्कुल आपके सामने है कि वो 1990s में वो लोग आए थे और उन्होंने आके हुकूमत बनाई। सो दैट्स हाउ दीज इलेक्शंस वर हेल्ड, एंड दैट्स व्हाट is happening over there। अभी जो है इससे आगे मैं चलूंगी, और अब मैं चाहूंगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आपने डायरेक्ट तो नहीं पूछे, बट जो क्वेश्चंस मेरे अंदर थे और जो मुझे अपने नेबरहुड में या अपने फ्रेंड्स के दरमियान में मिलते हैं कि अच्छा ये कैसे है, वो कैसे है, तो मैंने कहा क्यों ना वो क्वेश्चंस यहाँ पे लाए जाएं और उनके आंसर्स दिए जाएं। हो सकता है कि उसका बहुत सारे लोगों को फायदा हो। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आप वोट डाल सकते हैं कि नहीं, तो क्या क्राइटेरिया है वोट डालने का। तो जाहिर है यहाँ पे बहुत ज्यादा इमिग्रेशन जैसे कि हो रही है, तो जरूरी नहीं कि हर बंदा ही एलिजिबल हो वोट डालने के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आप का एक तो 18 साल का होना जरूरी है, यू मस्ट बी 18+, और लाइक यू शुड बी 18 और more than 18 years old। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा आपका क्या है कि आपको कनेडियन जो है सिटीजन होना जरूरी है। What does that mean? कि जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे वोट डालने के लिए। कनेडियन सिटीजन
ही एलिजिबल है। अब चूंकि ये प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी जरूरी है कि कहीं आप अल्बर्टा से आके कहीं यहाँ तो नहीं वोट डाल रहे, तो आपका ओंटारियो रेजिडेंस होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तो ये अगर आप ओंटारियो रेजिडेंट हैं, आप कनेडियन सिटीजन हैं, आप 18 प्लस के हैं, एज के हैं, तो आप वोट डालने जा सकते हैं। आपका शायद दूसरा क्वेश्चन हो कि मैं तो रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी डेट तो अब गुजर चुकी है, वो 24 मई थी जब तक कि हम रजिस्टर हो सकते थे, लेकिन आप भूल गए या आपने इतना केयर नहीं की, आपने हमारा शो नहीं देखा हुआ था जिसे आप कन्विंस्ड होते कि इलेक्शंस देने जाना है, तो शायद ये वजह थी। तो बहरहाल आप रजिस्टर नहीं हुए, तो आप क्या, आप वोट नहीं डाल सकेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, आप रजिस्टर नहीं भी, आपने रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई भी और आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं भी पहुंचा हुआ, तब भी आप वोट डालने के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप जा सकते हैं, और आप ऑन द स्पॉट आपका नाम जो है वो रजिस्ट्रेशन लिस्ट में, जो वोटर्स की लिस्ट है उसमें एंटर किया जा सकता है, तो फिर भी आप जा सकते हैं और आप वोट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन शायद आपके ज़हन में ये आ रहा हो कि अच्छा चले मैं जाते तो हम हैं, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए? तो बेसिकली आपको अपना आइडेंटिफाई कराना है कि आप 18 प्लस के हैं, इसका मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी एज लिखी हुई हो। दूसरा, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ हो, राइट, आपकी तस्वीर हो। तो जैसे कि अगर अब इसमें 2 सिनेरियोज हैं, थोड़ा सा उनको नजर में रखिएगा। अगर तो आपने अपना वोट रजिस्टर कराया हुआ है, तो आपके घर में एक रजिस्ट्रेशन कार्ड आया हुआ होगा। अगर वो आया हुआ है, वो साथ ले जाएं, और उसके साथ आप कोई भी अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड साथ ले जाएं। तो वो आइडेंटिफिकेशन आपका हेल्थ कार्ड भी हो सकता है, वो हिप का जो कार्ड है, हेल्थ कार्ड, वो आप साथ ले जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई, या आपका कार्ड तो आया था, आपका मिसप्लेस हो गया, या कुछ भी ऐसी वजह है कि आपके पास वो कार्ड है नहीं, तो अब आप जब जाएंगे तो आपके पास आपकी ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसपे आपका एड्रेस भी लिखा हुआ हो, ताकि आपकी ओंटारियो रेजिडेंस जो है वो कंफर्म की जा सके। तो उसके लिए जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस हो सकता है। तो इस तरह का आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन शायद आपके ज़हन में ये होगा कि अच्छा अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो कोविड है, तो आपको तो डर लगता है कि कहीं कोई जर्म्स, आप वायरस घर ही ना ले आएँ या कुछ ऐसा, तो उसकी क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं? तो उसके लिए ये है कि एक तो ये कि मास्क वास्क, अब एज यू नो कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट एनी पब्लिक प्लेस, तो मास्क की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे मास्क मौजूद है। इफ़ यू आर कंसर्न्ड about these viruses, so you can use a mask. Of course, nobody can stop you from using a mask. और वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर्स भी मौजूद होंगे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारों के शायद ज़हन में ये एक्सक्यूज़ हो कि भई मैं तो जॉब करता हूँ या करती हूँ, तो मैं अब जॉब को छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो उसके लिए बेसिकली एम्प्लॉयर्स आर बाउंड टू गिव यू 3 आवर्स ब्रेक ड्यूरिंग द डे, ताकि आप वोट डालने जा सकें। तो आप कह सकते हैं, और वो उनको दे आर बाउंड टू डू दैट। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये 9 बजे तक, ये हो सकता है कि अगर आपकी 12 घंटे की ड्यूटी है तो शायद 9 to 9 आपको टाइम ना मिले, लेकिन अगर थोड़ी कम है या आपकी अर्ली शुरू हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो हो सकता है आप जॉब के बाद भी जा सकते हैं। तो ये छोटी-मोटी बातें जो हैं वो नज़र में रखने की। अगला सवाल डेफिनेटली आपके ज़हन में होगा कि वोट तो डालना है, पर जाना किधर है वोट डालने के लिए? तो उसके लिए अगर तो आपने रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी, तो आपके जो कार्ड है उसके ऊपर जो पोलिंग स्टेशन है उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं है, तो यानी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके बारे में, तो आजकल इंटरनेट हर एक के घर में है। बच्चों के स्कूल की वजह से, अपने ऑफिस की वजह से, कोविड ने हर घर में इंटरनेट प्रोवाइड करवा दिया हुआ है, वन वे और द अदर, वी ऑल यूज इट। तो आप इंटरनेट पे जाएं और जो elections.on for Ontario.ca
for Canada. So elections.on.ca अगर आप वहाँ पे जाएं तो वो आपसे पोस्टल कोड पूछेगा। जब आप पोस्टल कोड डालेंगे उसमें तो वो आपको लोकेशन बता देगा कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा वाला है। मोस्टली ये जो पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे है। लेकिन किसी भी प्राइमरी स्कूल में चले जाना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका वोट उस स्कूल में या उस पोलिंग स्टेशन पे ना हो जहां आप पहुंच जाएं बगैर इंफॉर्मेशन गेन किए। तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू गो टू द वेबसाइट एंड फाइंड आउट योर पोलिंग स्टेशन, योर लोकेशन वेयर यू आर सपोज टू गो एंड वोट। तो चलें जी, अब आपको ये भी पता चल गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कहाँ जाना है। तो जब पहुंच गए तो क्या करना है? तो करना वही है जो लोग करते हैं। क्या है वो गाइडेंस वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो अगर आपको नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, पोलिंग स्टेशन जो हुआ तो वो गाइडेंस वहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो आपका आइडेंटिफिकेशन मांगेंगे। तो आपने वो जो कार्ड घर से लेके गए हुए हैं, जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस है, पासपोर्ट है, हेल्थ कार्ड है, कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट जो लेके गए हुए हैं वो आप उनको दिखाएंगे, या आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो वो आप उनको देंगे। वो अपनी वोटर लिस्ट में चेक करेंगे और अगर आपका नाम वहाँ पे है तो ज़रा फास्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो उसमें एंट्री कर लेंगे आपके नाम की, अगर आप ऐसा डॉक्यूमेंट लेके गए हैं जिसपे आपका एड्रेस भी लिखा हुआ है तो अब वो एंट्री करने के बाद वो आपको एक बैलेट पेपर देंगे जिसपे सारे कैंडिडेट्स जो आपके हल्के में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके नाम लिखे होंगे अल्फाबेटिकली। तो आप देख लें कि आपने कौन सा, आप जाने से पहले अगर आपको चेक करना है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन खड़ा है और आपने अपना माइंड मेकअप करना है कि किसको वोट देना है, तो उसके लिए भी elections.on.ca ये बहुत यूजफुल वेबसाइट है। तो वहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। लेकिन वहाँ पे भी आपके बैलेट पेपर पे ये नाम लिखे होंगे, आप लेके उनको एक हिडन प्लेस जो है पर्दे के पीछे, वहाँ पे आप जाएंगे, आप उनको पर्दा वैसे कह रही हूँ, वट एवर दे यूज टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी तो और कॉन्फिडेंशियलिटी, तो उसको आप वोट करेंगे और उसको स्टैम्प उस पे बेसिकली स्टैम्प नहीं करना, सॉरी, उस पे आपने क्रॉस का निशान बनाना है। तो क्रॉस का निशान जब आप बनाएंगे, कैसे इसको क्रॉस प्रॉपर वाला करूं, तो जब आप क्रॉस का निशान बना देंगे इसका मतलब है आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये भी हो सकता है आपने गलती कर दी, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, आप इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, आप जाके कह सकते हैं कि भाई ये मेरा खराब हो गया, इसको क्रॉस करो, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो और मुझे एक और बैलेट पेपर दे दो जो जिस पे मैं प्रॉपरली अपना वोट कास्ट करना चाहता हूँ। तो वो ऐसा भी मुमकिन है। तो किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। इट्स गुड एक्सपीरियंस एंड एवरीबॉडी शुड यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी कि जाके तो वोट करें। It empowers you. That's how I feel. It empowers us. I'm going to decide who is going to make policies for me, or for my children, or for my neighborhood, right? So what matters to me, I can give a say, I can have a say, right? तो इसलिए ये इसको ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस प्रोसेस को। आई होप यू विल। चलें जी, ये मेरा तो ये सेगमेंट ख़त्म हुआ। अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं और उसमें मैं आपकी मुलाकात आयशा जहांगीर से करवाना चाहूँगी, जो हियर शी इज़। तो अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। जी, तो आयशा जो हैं वो इटोबिकोक नॉर्थ से इलेक्शंस के लिए खड़ी हैं और इनका प्लेटफॉर्म है एनडीपी। तो आयशा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप वर्किंग पर्सन हैं और आपने क्यों पॉलिटिक्स को चुना? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंदा वैसे ही थक जाता है कि अल्लाह, ये इतने लोगों का मेरे सर पे एक जिम्मेदारी है कि मैंने उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाना भी है, उनके लिए कुछ करना भी है। तो आप का क्या मोटिवेशन है कि आप पॉलिटिक्स में आई?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स कहना चाह रही हूँ कि आपने बड़ी अच्छी तरीके से सबको समझाया द प्रोसेस, सो थैंक यू वेरी मच। ये सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसलिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुई कि एज अ रजिस्टर्ड नर्स, और मुझे काम किए हुए 24 साल हो गए हैं। मेरा जो स्पेशलिटी है वो है मेंटल हेल्थ। तो अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस में मुझे साफ जाहिर हुआ बिटवीन लिबरल गवर्नमेंट्स और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स में हमें क्या क्या उन्होंने मतलब काटा है हेल्थ केयर में, राइट? लिबरल्स ने हॉलवे मेडिसिन लेके आए, राइट? हम्म। और फिर उसके बाद उन्होंने नर्सेस को भी काटा। 1600 नर्सेस उन्होंने मतलब फायर किया था। सही। और फिर अब जब कंजर्वेटिव्स आए, उन्होंने भी और मजीद कट्स किए थे ऑटिज्म प्रोग्राम में। वेट लिस्ट बहुत बढ़ गए हैं। कोविड तो एक तरफ से है, मगर उनकी कट की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। हम्म। तो ये सारा कुछ देखते हुए, अपने पेशेंट्स को देखते हुए, और एक जिम्मेदारी है नर्स की कि वो पेशेंट्स की हिफाजत करे, अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करे। तो हम्म। इसलिए मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया कि अगर वाकई में कोई चीजें चेंज करनी है, हम्म। इसका मतलब है कि यू हैव टू रन फॉर ऑफिस, राइट? सही बात है। अच्छा, तो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। आप यानी इतनी ज़्यादा कन्विंस्ड हैं एनडीपी की पॉलिसी से, आई एम श्योर। तो आप कुछ बताना चाहेंगी? आपने थोड़ा-सा तो हाइलाइट किया, इसको इलैबोरेट करेंगी थोड़ा बहुत कि कौन-कौन सी एनडीपी की पॉलिसीज़ हैं जो बाकी मेन पार्टीज़ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पीसीज़ हैं या लिबरल्स हैं, उनसे डिफरेंट है और कितनी डिफरेंट हैं? और क्यों लोग एनडीपी को इतने अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं और इसका हमेशा बड़ा एक मोमेंटम गेन होता है जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है तो एनडीपी का। तो क्या वो ऐसा स्पेशल करते हैं? इज़ इट अबाउट द पीपल हू आर रनिंग दिस पार्टी, उनका कोई करिश्मा है, या ये आपकी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जिसकी वजह से लोग एप्रिशिएट करते हैं, या हाउ दे आर डिफरेंट? वुड यू प्लीज़ इलैबोरेट दैट? हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, they're highly energized, they are compassionate people. You know, it's serving for office, it's about helping our communities. हम अपनी communities की मदद करना चाहते हैं। हमें पता है कि जो ये सिस्टम है, चाहे एजुकेशन की बात हो, हाउसिंग, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, ये सारी टूट गई है, राइट? सारी कट्स की वजह से ये सारी टूट चुकी हैं। तो ये जो पॉलिसीज हैं, which I strongly believe in, right? Pharmacare, like strengthening हमारा healthcare system, तो उसमें pharmacare आता है, उसमें dental care आता है, उसमें mental health services आता है। एंड ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी जो है बहुत सारे लोग, अगर मैं अपनी राइडिंग को देखूं यहाँ टोबैको नॉर्थ में, इट्स हार्ड वर्किंग कैनेडियंस, राइट? बहुत सारे लोगों के पास, उनके पास एक्सटेंडेड हेल्थ कवरेज नहीं है, जिसका ये मतलब होता है कि वो अपनी जेबों से पैसे देते हैं। अगर ये दवाइयाँ लेते हैं तो इसका मतलब अपनी जेब से देंगे। अगर इनको मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग चाहिए तो वो भी अपनी जेब से देंगे। तो एनडीपी का मतलब है, एनडीपी का कहना है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की हिफाजत करें, और ये जो हमारे पॉलिसीज हैं, दिस इज टू प्रोटेक्ट एंड शो रियल केयर एंड कंपैशन फॉर पीपल, राइट? जी, दे आर ड्रिवन बाय पीपल, दे आर फॉर द पीपल। सही बात है। It's for the people, and Yeah. that's how all parties should be thinking, right? But and they might be saying, but your party is thinking more about people, um, especially underprivileged people, right? Not business people, or that's why your focus is on social policies which you make. So that's wonderful. What are the priorities of your riding then? I mean, specifically, is it which matters the most in your riding, or it's the healthcare which is more important? If you prioritize them, what do you see? Yeah, so I mean, housing is an urgent need that needs to be addressed. Rent control, right? आपको मालूम होगा कि आजकल क्या हो रहा है कि लैंडलॉर्ड्स जो है वो रेंट बढ़ा रहे हैं, या टेनेंट्स को निकाल के फिर आगे नई टेनेंट्स के साथ वो रेंट और ज्यादा मजीद बढ़ा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू बी इंश्योरिंग दैट देयर इज रेंट कंट्रोल। इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी वजह से अपना अपार्टमेंट या कॉन्डो जो रेंट कर रहे हैं, अगर आप वो छोड़ रहे हैं, तो नेक्स्ट के टेनेंट जो आएगा वो वही रेट देगा। एंड दिस इज टू हेल्प प्रोटेक्ट पीपल।
Exactly. That's right. That's right. अच्छा। हम्म। दूसरी चीज ये हेल्थ केयर। मैं सुन रही हूँ कि लोग अपनी दवाइयों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, तो वो ओवर टाइम लाइक 40 घंटे से ज्यादा वो शायद काम कर रहे हैं, मगर उनके साथ उनके पास बेनिफिट्स नहीं है। या लोगों ने मुझे अपने बच्चे आके दिखाया, कहते देखो इनकी कैविटीज भरनी थी, वो हमने अपनी जेब से दी। ये चीजें और मेंटल हेल्थ। इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब फ्यूचर में हमारी हेल्थ की ही कॉस्ट बढ़ जाएंगी, इंडिविजुअल्स की या इवन गवर्नमेंट की भी, जो भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी हम यूज करते हैं। तो जब हमारे दांत ही गिर जाएंगे या हमें ज्यादा हेल्थ के इश्यूज होंगे, तो ये भी तो एक बर्डन होगा हेल्थ सेक्टर पे इटसेल्फ, जो एग्जिस्टिंग हेल्थ सेक्टर है उस पे भी। तो डेफिनेटली इस पे कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को, मैं समझती हूँ कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जो अगर कोई जॉब थी भी तो वो पार्ट टाइम जॉब पे आ गए हैं, और जब पार्ट टाइम जॉब पे आते हैं तो आपके जो बेनिफिट्स होते हैं वो और ज्यादा कम हो जाते हैं। तो देन पीपल हैव टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट असिस्टेंस, राइट? कि अगर वो और अगर वो भी हेल्थ के कोई आपको बेनिफिट्स नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं, उतने नहीं दे रहे जितनी जरूरत है, तो फिर मुश्किल हो सकती है। आप कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताना चाहेंगे, इसकी क्या इसमें रोल है हेल्थ सेक्टर में, या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? हाउ डू यू सी दैट? हमारी पार्टी जो है उन्होंने साफ कहा है कि ये जो चीजें हैं ना, फार्मा केयर, डेंटल केयर और मेंटल हेल्थ सर्विसेज सच एज काउंसलिंग, ये सारी जो है हमारी ओहिप कार्ड में कवर होंगे, मतलब हमारी ऑन्टेरियो हेल्थ में कवर होंगे। तो कोई और पार्टी इस तरह नहीं कह रही। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहले काम करती थी, लोग क्राइसिस में आते थे, और वो क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए अगर पहले से उनको कोई सर्विसेज या अटेंशन मिल जाती, तो फिर वो क्राइसिस हम अवॉइड कर सकते थे। अगर उनको दवाइयाँ, मतलब डॉक्टर से उनकी विजिट होती, कोई दवाइयाँ शुरू हो जाते, तो फिर क्राइसिस हम अवॉइड कर सकते हैं। आपका कहना था, कोई लोग कहते हैं कि चलो मेरे पास तो एक्सटेंडेड हेल्थ कवरेज है, तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, मगर ये लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जिनके पास नहीं है, it actually costs our entire healthcare system more money. Right? So मेरा मकसद एक और भी है कि I want to make sure that healthcare is available at the right time by the right healthcare provider. जिनके पास डॉक्टर नहीं है और फिर वो इमरजेंसी अपने सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, that's not what an emergency room should be used for. We need to make sure कि people have primary healthcare providers, चाहे वो nurse practitioner हो या doctor हो, so we need to increase our healthcare resources, and that includes staffing. NDP जो है 30,000 nurses को hire करेंगे. We're going to be looking at communities that need additional doctors. We're going to be supporting our entire healthcare system. We're going to be taking profit out of long-term care. हम कोविड को देखें, हमारे lots of seniors, their lives were lost during COVID. And ये कि नहीं कि कोविड से मरे हैं, like उनको dehydration या neglect से मरे हैं. And these long-term care homes were those that were private. So I get people it. need to understand that. I can see how passionate you are about the health sector and about the people of this country, and especially as I mentioned earlier कि जो less privileged हैं या उनके पास इतने resources नहीं हैं जितने कुछ और लोगों के पास हैं, तो how to support them, how to help them, that's your mission, that's your cause, and that's the reason I'm sure you are here and you are participating in the elections. Thank you so much for being with us. I wish you luck tomorrow, and I hope to talk to you later when you will have a winning elections, and then I will be asking you कि अब आपकी feelings कैसी हैं. So thank you so much for being with us. Thank you for having me. Yeah, okay. तो अच्छा जी, अब हम ब्रेक पे जाएंगे, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपकी मुलाकात एक और MPP कैंडिडेट से करवाऊंगी, जो कि मिसिसागा लेक शोर से उनका ताल्लुक है, और वो अपने बारे में खुद बात करेंगे, एंड आई इंट्रोड्यूस him to yourself
later on. So stay with us and see you very soon. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समीरा अली है और मैं पिछले 4 साल से अपनी मिल्टन की हर दिल अजीज़ कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ एज अ काउंसलर। मैं ओंटारियो लिबरल पार्टी की कैंडिडेट हूँ मिल्टन से। जिस तरह आपने पिछले 4 साल से मुझ पर एतमाद किया है, प्लीज़ 2 जून को आइए, मुझे वोट डालिए। आपके एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Welcome back. So now I'm gonna introduce you with Brian Crombie, who is joining us from Mississauga Lakeshore. He's, participating in the elections from Mississauga Lakeshore, and the name of his platform or his party is none of the above. And Brian is here. Welcome, Brian. How are you doing? I'm doing excellent. Thank you. Yourself? Okay, wonderful. I've noticed your academic and professional credentials are amazing, and I look forward to my conversation with you about elections in general in Canada and about Ontario elections, and specifically about your party. It's very interesting title of the party, and I'm sure they must be doing some wonders, some new good stuff for their communities. So my first question, as I ask everyone, why are you in politics? What brought you here? So I've been involved in politics for about 50 years, frankly. The very first political event I was at, I was 12 years old, and I went to the election of my second cousin as leader of the Liberal Party of Ontario. His name was Bob Nixon. He ended up being treasurer of the Liberal Party of the province of Ontario during the David Peterson years. My great uncle was Premier of Ontario, a Liberal Premier of Ontario in the 1940s. He was the last Liberal Premier before 40 years of Conservative rule. I've been involved in politics municipally, provincially, and federally in Markham, in Toronto, in Mississauga, in London, and in Vancouver. Interesting. And also, frankly, in the United States. And I've become incredibly disillusioned with the way our political system is working today. I don't think it works. I listened to your last interview. I didn't understand everything that was being said, but I listened to your last interview, and I do think that the vast majority of people that put their name forward and run for politics are good people, and they want to do well for their neighbors and their constituents. However, the reality is once they get elected, they're told what to do by the leader or the whip of the party, and they no longer represent the local constituents. And the reason why is because they don't get their nomination next time, they don't get support of the party, they don't get into cabinet, and they don't get their trips, they don't get their committee posts if they don't do what the whip and or the leader says. And so what we've got in Canada right now is called leader politics or leader democracy. The leader decides everything, and the caucus, the people, the representatives, I don't think they represent us anymore. I think that Angus Reid came out with a poll last week that said that this might be the lowest turnout in an election in Ontario history. We'll find out tomorrow how bad it is, but the turnout might just be over 50%, might not even break 55%. And if 45% of the people are effectively saying none of the above, they're staying home and they're not bothering to vote for anyone. What does that say?
And young people under the age of 30, only 20% of them vote. People my age and older, 80% of us vote. And so therefore, and you know, you've got an ethnic channel. Ethnic people tend to vote far less frequently than the people that look like me. And so when you think about the governments and the political parties, who do they cater to? They cater to the people that vote. They don't necessarily cater to either taxpayers or citizens. They cater to the people that vote. And if people are older and look like me, then younger and ethnic, guess who they're going to cater to? And I think that's a real problem. And so the none of the above direct democracy party stands for 4 R's: referendum, recall, proportional representation, and real accountability. And the reason why is we think that the political system has got to change, and these are the ways that we can make a change and make it more democratic. This proportional representation, one person, one vote. Would you please elaborate that for us? Sure. So as you probably know, what we have in Canada is something called first past the post. And so in the last election, the Liberals won a government because they had more seats than anyone else, but frankly, they didn't have a majority. And most of the seats they won with 39, 40, 41% of the vote. Because they had splits where you know, the Conservatives, the NDP, the Green, and other people got some votes as well. And that's not the way you would elect a leader. That's not the way you would ever have a referendum. Yeah, exactly. In corporate law, you would never pass a corporate bylaw or a rule that way. You would demand that you have 50.1% minimum. And actually, it's kind of interesting in corporate law. If you want to change a major corporate something or other, you got to get usually 66 2/3%. It's a supermajority that you need. And think about it for a second. A Liberal voter in urban Toronto, because they were electing a whole bunch of people with 39, 40%, versus a Conservative voter in rural Alberta, where they were electing Conservative members with 55, 60%, a Liberal vote counted 1.5 times what that rural Conservative voter counted for. And if you actually told people that a Liberal voter in Ontario was worth 1.5 times a Conservative voter in Alberta, people would get really upset, justifiably, because that's the truth. And it's wrong. And as you probably know, the Conservatives actually won the popular vote in the last election. I didn't agree with their positions, but they won the popular vote, but they won less seats. I don't think that's democracy. I don't think that's one person, one vote. I think we've forgotten what democracy is all about. And as you may remember, Prime Minister Justin Trudeau in the last 2 elections ago promised 1,500 times, 1,500 times it was counted, that this would be the last election under first past the post. But as soon as he got elected, he forgot about that promise. They don't keep their promises. That's what politicians are. He realized that the current process actually got him elected. And so that's one of the problems with politicians, is they promise things and then they just want to keep their jobs. And so they change things. Dalton McGuinty said he was going to have something called mixed member proportional, which is sort of halfway to what I'm suggesting. Yeah. And then he had a referendum, but he campaigned against it. Yeah. Which is like absurd. I promise you I'm going to have a referendum on something, but then I'm going to campaign against it and try to fool people. Yeah. It's wrong. 50 countries around the world have referendum or recall, and they work. Yeah. I met a person at the doorstep the other day from Switzerland. Switzerland, once a year you get a booklet, and you just vote on what you want, and participation is very high. And you know what? I have a real trust in people, particularly when it's a whole bunch of people. A whole bunch of people over time, they tend to get things right. And, and I think that's what democracy should be all about. Yeah, I can see, you know, because your voting platform, or, you know, the agenda which you are fighting for, it's right in front of me. But I noticed that you're talking about more at macro level, at policy level, at the ideology level. Like what should be, what type of government there should be who can fight for people. But do you also talk about the real issues which people face, such as, you know, sure, of course I do. So my question basically is,
that what are the priorities of your riding? Is it food and groceries, expensive groceries? Is it healthcare? Is it, or these things will be taken care of later? First, we need to fix the system. That's well, I do think we need to fix the system, and frankly, too often people have an attitude of let's take care of the urgent things, and then they never take care of the important things. Right. And I think that is a real mistake. And so, while I appreciate your question, and I'll answer your question, I think that, and you know, the 1 Minute Manager and Warren Buffett have talked about this. Too often people deal with the urgent and never get to the important. And if you're always dealing with the urgent, guess what ends up happening? You're chasing your tail because you never, ever, ever solve the systemic problems, the important problems. But anyway, I think, frankly, your last speaker mentioned it, and it's affordability. I think she had the wrong answer, which was rent control. Rent control has proven to never work. What happens with rent control is developers just don't build apartments, and so therefore you've got rent control on a diminishing housing stock, and you don't have enough houses for people. The problem in so you Ontario, are really talking about economic supply and demand, and that should determine the price. Is that what your stance is? Yeah, the problem very clearly in Ontario with housing affordability is lack of supply, and lots of people have analyzed it, and they have said that we're building probably in the Greater Toronto Area 50,000 fewer homes than we need. And it's going to get worse because, as you know, the federal government has increased our immigration to 430,000 people a year. And people are still moving to the Greater Toronto Area. We're going to have a population the size of Montreal. 1.5 million people moving to Toronto in the next 10, 15 years. And where are you going to put them? And the problem is squarely at the feet of the municipal and provincial governments, because they are the ones that control how many apartments you can build, how many houses you can build, how many townhouses you can build. And what it is unbelievable red tape and regulation. It is just terrible. And it's zoning regulations that don't match the official plans, that don't match the provincial legislation. It is councillors in local municipalities that tell you this is how many parking spaces. I hear you. What I noticed, problems are the same. Although problems are the same in any constituency or in any province, solutions could be many. And that's why there are different parties who provide different solutions. And then people hear those solutions and But I don't think, with all due respect, I don't think any party has really addressed affordability. And the reason why, not in a real sense, you mean? It's a difficult problem, and I think that long-term care is another. It's a tragedy in the last couple of years, and no one's really addressed it. And what we do is we get gimmicky solutions of I'll take away the sticker fee, I'll take away the tolls, $1 transit rides, get rid of for-profit long-term care, which would be a disaster if they tried to nationalize the industry and do that. So what we're getting from the politicians, because people don't pay attention, is gimmicky solutions that are trying to buy your vote. In 2003, we had SARS. After SARS, we had a judicial inquiry on what went wrong with SARS. They came forward with a whole bunch of recommendations, systemic solutions. Guess what? None of them were implemented. None. I wish, Brian, I could continue with you. And I am going to invite you some other time and talk about the policies. This is very interesting topic, and I like this conversation very much. But time is the enemy, so I have to stop here. And I hope to see you some other time and have a full conversation on these topics and on these ideas. Well, thanks for inviting me. I really appreciate it. And I wish you luck tomorrow in the elections, and I hope you will win, or you will have your say, and you have told people that there are choices. So that's really appreciative. Yeah, thank you so much for being here. Thank you. Vote Brian Crombie, none of the above party. Good night, everybody. Wonderful. Okay, thank you so much for staying with us. I have a political analyst who is going to discuss whatever you have learned and different ideologies and different, solutions to the same problems such as affordability or housing issue or healthcare issue. So we'll see what is the stance of Ali Dogar Saab, who is going to
join us soon after a very small break. Okay. Don't go. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर. Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए. कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, देन कॉल आफिया खान at 416-628-7849. Essence Event Deco. Then call Afia Khan at 416-628-7849. Essence Event Deco. Creative, elegant and unique. वेलकम बैक. तो हमारे साथ अली डोगर साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत एक्टिव हैं कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में क्या चल रहा है उनको सारा पता है. तो हम डायरेक्ट उनके पास पहुंचते हैं. अस्सलाम वालेकुम अली डोगर साहब. जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया. एक तो बड़ा अच्छा शो चला रही हैं आप. अच्छा जी, वंडरफुल. आपको एक तो मैंने शो करते हुए मैंने थैंक यू. सुना है. अच्छा जी, आप बताएं आपके नेबरहुड में क्या हो रहा है, वोटर्स की क्या प्रेफरेंसेस हैं, और आपका क्या एनालिसिस है कि वो प्रेफरेंसेस कल हमें नजर आएंगी इलेक्शंस में या नहीं? देखो, मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ, तो मेरी नजर तो पूरे इलेक्शन पे ही है. और जैसे आपको पता है कि 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इलेक्शन हो रहा है, राइट जी. और वो पॉइंट अभी डिस्कस हो रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट हेल्थ केयर का है, फिर लॉन्ग टर्म केयर का है, फिर हाउसिंग का है, और टैक्सेस हैं, और फिर ट्रांजिट एंड हाईवेज हैं. ये 5 मेन पॉइंट्स पे बात हो रही है इस वक्त. और सब लोगों की अपनी अपनी ऑफरिंग्स हैं, और लिबरल पार्टी अपनी बात कर रही है, कंजर्वेटिव अपनी बात कर रही है. खासतौर पे जो हाईवे के ऊपर जो $10 बिलियन खर्च हो रहा है, जो कि डग गवर्नमेंट ने, वो कहते हैं कि इसको ये टू अर्ली है और इसको खर्च होना चाहिए तालीम के ऊपर. साइज छोटा कर देते हैं क्लास का, 20 लोगों का, और टीचर्स और भर्ती कर लेते हैं. वो कहते हैं कि अभी हाईवे नहीं कराएंगे, कब बनाएंगे, तो फिर कास्ट इसकी ऑलमोस्ट हम डबल ट्रिपल पे करेंगे आगे 4, 5, 6 सालों में जाकर. तो ये 2 बड़े इशू हैं. हेल्थ केयर पे भी आपको पता है कि जो मेन बात हो रही थी, उसमें भी नर्सेज की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है. बहुत लंबी लाइंस होती हैं इमरजेंसी के अंदर. उस पे भी ये इलेक्शन हो रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम बेटर बनाना चाहिए. अच्छा, एक्टिविटी जो यहाँ पे हो रही है, खुशाइंद बात ये, क्योंकि मैं पाकिस्तानी कैनेडियंस को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस इलेक्शन में बहुत सारे पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ रहे हैं, राइट. तो हाँ, और लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बड़ी ड्रास्टिक चेंज आई है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट. पहले ये कहा जाता था कि हम लोग पॉलिटिकली बिल्कुल इन्वॉल्व कम्युनिटी नहीं है, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो गया. हमारे इवन जो यूथ है उसकी भी 60% जो है वो इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है पिछले इलेक्शन में भी और अभी भी. अभी आप देखें कि हमारी एक जो मिसिसागा से एक यंग लड़की को सीट दी गई है. ये प्रॉमिस था लिबरल गवर्नमेंट का कि हम यंगस्टर्स को भी लेके आएंगे. हाँ, ठीक है ना. हाँ जी, जो हमारे दुसली मलिक साहब उनके डैड है, मेरे ख्याल उनका नाम वो, तो उनकी बेटी को टिकट मिला है, विच इज़ वेरी गुड. उधर स्कारबरो में हमारे कैंडिडेट हैं मजहर भाई, फिर इधर एरन मिल में हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो लड़ रहे हैं. फिर यहाँ पे ये लड़की है. फिर ब्रैम्पटन में आप आ जाएं तो सफदर हुसैन है. तो इस तरह से तो क्या सेंटिमेंट्स हैं, कौन जीत रहा है? अभी तक देखो जो रिपोर्ट्स कह रही है ना, वो हालांकि मैं हो सकता है इस पार्टी को सपोर्ट ना करता हूँ या टू सम एक्सटेंड करता हूँ. जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ग्राफ तो कह रहा है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेटिव को मिल जाएगी, दोबारा डकफोर्ड दोबारा आ जाएंगे. ठीक है, ये मतलब जो सर्वे कहते हैं. लेकिन कभी कभार ऐसे होता है, आपको पता है सर्वे तो सैम्पलिंग्स पे होते हैं, राइट. कभी कभी आपसे अच्छा सैंपल्स ऐसा मिल जाता है जो पीसी की तरफ इंक्लाइंड होता है, या फिर कोई और दूसरा मिल जाता है जो लिबरल की तरफ होता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो
जो परफॉर्मेंस पीछे रही है या जो लिबरल के साथ हुआ है पिछले इलेक्शन में, टू बी ऑनेस्ट, जो कि 161 इयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ है, राइट? ये 161 इयर्स की बैड हिस्ट्री पिछला इलेक्शन था इनका। तो उसको रिकवर करना, क्या ये नेक्स्ट में कर लेंगे रिकवर? अभी मेरा जो एनालिसिस है, मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी रिकवरी होगी। हालांकि डेलड्यू का बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे मेरी पर्सनल फ्रेंडशिप भी है, लेकिन अब ये है कि बड़ा टफ इलेक्शन है ये। हाँ, 7 सीट से हाँ बढ़ के तो पिछली दफा जैसे इन्होंने सिर्फ 7 सीट्स ली थी, तो अब फिर जाहिर है वो गैप जो है उसको फिल करने में तो बहुत टाइम चाहिए होता है। फिर भी आई होप कि दे आर डूइंग क्वाइट वेल अकॉर्डिंग टू द। नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। एनडीपी देखो, अब पिछली गवर्नमेंट में एनडीपी जो थी वो एक्चुअली ऑफिशियल जो ऑपोजिशन थी वो ये थी, ठीक है? तो लिबरल तो कहीं भी नहीं थी। अब क्या एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाएगी? लिबरल का वोट एकदम से सही हो जाएगा? लिबरल का वोट मूव कर गया था कंजर्वेटिव की तरफ, तो ऐसा नहीं। देखो, स्टीवन भी पिछली पार्लियामेंट का भी हिस्सा था जब कैथलीन वेन जो है वो प्रीमियर हुआ करती थी। तो क्या इनके पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है कि एकदम से ये टर्टल कर देंगे और सारा एकदम से लिबरल दोबारा आ जाएगी? ये जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इट विल टेक टाइम, लेकिन लिबरल सीट्स भारत 7 से ज्यादा लेगी, ये बात पक्की है। जी हाँ, ऐसा नहीं होगा कि उनकी 7 सीट्स जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? नहीं, वो पोल्स भी बता रहे हैं कि उन्होंने मोमेंटम गेन किया हुआ है। हाँ। सिर्फ ये कि वो पीसी से आगे निकलते हैं कि नहीं, ये एक चैलेंज हो सकता है। दैट्स राइट, लेकिन अब वो सीट्स कौन देगा? ये वाली सीट कहाँ से आएंगी? अगर लिबरल ज्यादा सीट्स लेती है तो वो सीट्स वो एनडीपी से पुल करेंगी या कंजर्वेटिव की पुल करेंगी? ये क्वेश्चन है बड़ा। मेरा जाती ख्याल ये है कि एनडीपी से पुल करेंगी ज्यादा लिबरल अपनी सीट्स। हाँ, कंजर्वेटिव को एक दफा लोग, मुझे लग रहा है इस मूड में है कि चांस दें, जो सैम्पलिंग हुई है 2-3 दफा। लेकिन हमारे पाकिस्तानी कैंडिडेट्स जो है ना वो काफी स्ट्रांग हैं, उनकी कंस्टिट्यूएंसी बड़ा खास। जैसे मिसाल के तौर, हाँ, जैसे सफदर हुसैन जिस राइडिंग से इलेक्शन लड़ रहा है उसका मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शफकत अली है, राइट? तो हमारे पास नेशनल सीट भी पाकिस्तानियों कैनेडियंस के पास है वो। तो शफकत अली को सफदर ने बहुत सपोर्ट किया था जाती तौर पे। मैं समझता हूँ ये राइडिंग ही सफदर हुसैन की थी सारी। जो ग्राउंड पे जो मेंबरशिप की हुई थी वो सफदर ने की थी। तो शफकत के साथ उन्होंने काम किया तो शफकत विन कर गया। अब शफकत उसके साथ काम कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग राइडिंग है हमारी। फिर इमरान मियां की जो राइडिंग है उसमें लास्ट टाइम ये हुआ था कि हमारी एक एनडीपी की कैंडिडेट है वो भी पाकिस्तानी है। फरहीन नाम की लड़की है मेरा ख्याल। जी जी। तो उसने काफी वोट लिए थे, उसने इमरान मियां से भी ज्यादा वोट लिए थे, हालांकि दैट वाज टोटली चले जी, अब कल का दिन थोड़े से घंटे ही बाकी हैं और कल वोटिंग शुरू हो जाएगी और फिर देखते हैं क्या होता है। और हम भी यहाँ बैठे होंगे, 7 बजे से लेके प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे नशियात का आगाज होगा इलेक्शंस से रेलेवेंट और रात 11 बजे तक रहेगा। तो जो ही खबरें आएंगी हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अली डोगर साहब फॉर बीइंग हियर। और आपका जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपने एनालिसिस किया। तो देखते हैं वो कितना कल चलता है, कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट दिस टाइम एंड आई होप टू सी यू टुमारो एज वेल। Sometimes between 7 p.m. and 11 p.m. तो हम आपके पास इलेक्शंस के रिजल्ट्स लेके आ रहे होंगे और देखते हैं कि किसका पलड़ा कल वाकई में भारी नजर आता है। इन रियलिटी नो स्पेकुलेशंस एनीमोर। ओके, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा।